किसान साथियों, बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली फसल धान की फसल है। और होशंगाबाद, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, पिपरिया वाला जो एरिया है, वो धान का सबसे बड़ा रकबा है। जो धान की फसल लगाने वाले किसान हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमारी जो धान की फसल हम लगाने वाले हैं, वो हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे दे। हम फसल से ज़्यादा कल्लों का विकास कैसे करा सकें, ताकि आगे चल के हमारी जो फसल है वो हमको ज़्यादा उत्पादन दे और हमारी फसल हरी भरी रहे और निरोगी रहे। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ खादें एक्स्ट्रा, कहने का मतलब है कि जो ज़रूरी खादें हैं वो आपको डालनी पड़ेगी समय पर और सही डोज में डालनी पड़ेगी। तो किसान साथियों, आपको धान की फसल में समय समय पे कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हों, उस समय पे आपको खेत में कुछ चीज़ें डालनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप धान की खेती करने वाले हैं, जिस खेत में आप धान लगाने वाले हैं, उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि धान की फसल में एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तभी लेती है जब आपकी खेत की मिट्टी अच्छी हो, मिट्टी की उत्पादकता अच्छी हो। तो आप मिट्टी के पीएच का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपकी मिट्टी का पीएच अच्छा होगा, तभी फसल सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले पाएगी। तो आप मिट्टी के पीएच की अगर जांच कराते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप जो भी खाद फसल को दे रहे हैं वो फसल को मिलेंगे। अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में है, तो आपकी जो मिट्टी है वो सभी प्रकार के पोषक तत्व फसल को उपलब्ध कराती रहती है और जो भी आप खाद दे रहे हैं वो आसानी से घुल के फसल को मिलते रहते हैं। और इसी पीएच के कारण ही जो भी आप पोषक तत्व फसल को देंगे, वो ही फसल को प्राप्त हो पाएंगे। तो किसान साथियों, आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी का पीएच सही हो। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आपको कौन कौन सी खादें देना चाहिए, तभी आपकी फसल जो है अच्छे कल्ले करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले करेगी, फसल हरी भरी होगी, जड़ों का अच्छा विकास होगा। और जितनी ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, फसल की ग्रोथ और कल्लों का विकास उतना ही अच्छा होगा। तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे कि जब भी आप फसल की ट्रांसप्लांटिंग करने वाले हों या रोपाई करने वाले हों मेन खेत में, और मेन खेत की जब तैयारी कर रहे हों, उससे पहले आप कम से कम 1 कट्टा जो होता है डीएपी का, या जो पाउडर फॉर्म में जो फास्फोरस आता है, एसएसपी जिसको बोलते हैं, उसका 1 कट्टा आप 1 एकड़ में फेंक दीजिए। जिससे होगा क्या है कि जब भी आप खेत में पौध रोपण करेंगे, उस समय पे आप जहाँ पौध का रोपण करेंगे वहाँ पे जड़ों का विकास अच्छा होगा। और जितनी अच्छी जड़ों का विकास होगा, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, फसल कल्ले करेगी। लेकिन कल्ले करने के लिए कुछ और भी खादों को देना ज़रूरी है, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। किसान साथियों, अगर आप फास्फोरस फसल को नहीं देंगे तो जड़ों का विकास नहीं होगा। इसलिए फास्फोरस को आप पहले ही खेत में डाल दें। उसके बाद खेत में पाटा लगाएं, या जो भी आप मचाई वगैरह करते हो ट्रैक्टर से, हल से, जिससे भी आप मचाई करते हो, खाद को डालने के बाद करें, जिससे कि पूरे खेत में आपका जो फास्फोरस है वो पूरे खेत में एक समान हो जाए। और जब भी आप पौधों का रोपण करें, तो वो जगह पे जड़ों के पास में रहे खाद, और फसल को आसानी से उपलब्ध हो जाए। उसके बाद में आपको ट्रांसप्लांटिंग करनी है, पौधरोपण करनी है। और पौधरोपण करने के बाद में जब आपकी फसल 10 से 12 दिन की अवस्था की हो, उस समय पे आपको ध्यान देना है कि फसल में कोई भी चारा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फसल के अंदर चारा ज़्यादा होगा, तो फसल के लिए ग्रोथ करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिलेगा, ना पर्याप्त स्थान मिलेगा फसल को फैलने के लिए, जड़ों को फैलने के लिए। तो फसल कल्ले अच्छे से नहीं निकाल पाएगी, जड़ों का विकास नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है कि फसल के लिए खरपतवार रहित होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप कोई भी खरपतवार नाशक डाल सकते हैं। और
उसके बाद में जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था की हो, उस समय पे आपको एक बूस्टर डोज डालना है जो बेसल डोज होता है। और इसी डोज पर आपकी फसल निर्भर करती है कि आपकी फसल कैसे कल्ले निकालेगी, कितने कल्ले निकालेगी। इस खाद में आपको ध्यान देना है और क्या-क्या चीज़ें इसमें आपको डालनी है, उनके बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैंने बताया है कि आपकी मिट्टी का पीएच अच्छा होगा, तभी फसल जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक निश्चित पीएच मान पर ही फसल को प्राप्त हो पाते हैं। अगर आपकी खेत की मिट्टी का पीएच सही है, तो आप जो भी खाद फसल को दे रहे हैं, वो मिल जाएँगे। अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है या कम है, तो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है, वो फसल को नहीं मिल पाते। जैसे कि आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा पीएच होने पर कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को नहीं मिल पाएगा और कम पीएच होने पर कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की इस अवस्था पे आपको जो खाद देनी है, उनके बारे में आप ध्यान से ज़रूर समझिएगा कि कौन-कौन सी खाद इस समय पे फसल को देना चाहिए। तभी आगे जाके फसल अच्छे कल्लों का विकास करेगी, जड़ों का विकास करेगी, फसल निरोगी होगी और खरपतवार रहित भी फसल को रखें, तभी फसल अच्छे कल्ले निकालेगी। तो इन खादों में आपको क्या-क्या देना है और किस-किस मात्रा में देना है, इसके बारे में समझते हैं। तो किसान साथियों, आपको इस खाद में नाइट्रोजन देनी है और नाइट्रोजन आप यूरिया के माध्यम से दीजिए। तो आपको 1 बैग यूरिया लेना है। उस यूरिया के साथ में आपको लेना है 5 केजी मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में आपको इसमें लेना है 5 से 8 केजी फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट पत्तियों का जो किनारा आप आगे चल के देखेंगे कहीं-कहीं पौधे में किनारों से सफ़ेद होने लगती है, टिप वाला जो भाग होता है पत्तियों का, उसके किनारे से सफ़ेद होने लगती है। तो ये फेरस की कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। अगर आप आयरन देंगे तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आप 5 से 8 केजी फेरस सल्फेट फसल को ज़रूर दें और इस खाद को भी आप यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको सबसे मुख्य जो पोषक तत्व है इस समय देने का, वो है जिंक सल्फेट। अगर आप फसल को जिंक सल्फेट नहीं दोगे तो फसल में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी। फसल का हरापन चला जाएगा, पत्तियां पीली पड़ने लगेगी। दूसरी चीज़, फसल में रोगों की जो लड़ने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। फसल में खैरा डिसीज़ का प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो आप जिंक ज़रूर दें इस समय पे। जिंक आपको जो देना है वो 33% वाला देना है, जिसमें 33% जिंक होता है, 15% सल्फ़र होता है। अगर आप इसके माध्यम से जिंक दे रहे हो तो आप 5 से 7 केजी जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिला के 1 एकड़ में डालिए, जिससे आपकी फसल में कल्लों का विकास अच्छा होगा, फसल में ग्रीननेस अच्छी रहेगी और खैरा डिसीज़ होने का जो समस्या होती है वो भी आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको एक चीज़ और लेनी है। अगर आप इसमें 3 से 4 किलो सल्फ़र और ऐड कर ले तो सल्फ़र का मेन काम होता है, फंगिसाइड के रूप में भी काम करती है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में भी काम करती है, जो धान की फसल का मुख्य पोषक तत्व भी हो जाता है और ये उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सहायक है। तो आप इस समय पे फसल को सल्फ़र ज़रूर दें। अगर आपके पास 80% वाला या 90% वाला सल्फ़र उपलब्ध हो मार्केट से, तो आप फसल को 90% वाला जो सल्फ़र है वो 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला के ज़रूर फेंकें। और इसी खाद में अगर आप ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड सबसे अच्छा रहता है। जैसे कि मल्टीप्लेक्स का जीवरस आता है, इसमें ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड होता है। इसको अगर आप यूरिया के साथ कोटिंग करके डालोगे तो यूरिया की क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि यूरिया जब कोटिंग होकर जाएगा तो वो धीरे-धीरे रिलीज़ होगा और लंबे समय तक फसल को उपलब्ध होता रहेगा और उसकी जो लीचिंग के द्वारा जो हानि होती है वो भी कम हो जाएगी।
और दूसरा आपकी फसल में ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड जाएगा तो आपकी जो फसल है वो कल्ले अच्छे निकालेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा और फसल का हरापन अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों को मिला के आप फसल को ज़रूर दें, जिससे कि फसल कल्ले अच्छे निकाल सके। और कल्ले अगर आपकी फसल अच्छे निकालेगी तो आपकी फसल का उत्पादन अच्छा निकलेगा। और इस डोज में आपको इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है, क्योंकि इतनी चीज़ों में फसल ग्रोथ भी अच्छे करेगी, फसल का कलर भी अच्छा होगा, कल्लों का विकास भी अच्छा होगा और आपकी जो फसल है उसमें आपको इन खादों के साथ साथ आपको एक ज़रूरी चीज़ मैंने जैसे पहले भी बताई है कि आपको मिट्टी के पीएच पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी का पीएच सही नहीं होगा तो आप कितना भी खाद फसल को दे लो वो फसल को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो आप मिट्टी के पीएच की ज़रूर जांच कर लें। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में फास्फोरस इसलिए डलवाया है कि हम फास्फोरस को जो हमारा 20 से 25 दिन की अवस्था पे जो हमारा बूस्टर डोज डलता है, जिसमें हमारे मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व भी सम्मिलित होते हैं, उनके साथ हम फास्फोरस को नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हम जो खाद दे रहे हैं वो फास्फोरस के साथ में रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, जिससे कि हम हमारे जो खाद मिट्टी में जाने के बाद में जब घुलते हैं उसके बाद में आपस में केमिकल रिएक्शन होने के कारण में हमारी फसल को कुछ खाद उपलब्ध हो पाती हैं, कुछ खाद नहीं हो पाती। तो इसलिए फास्फोरस हम पहले ही डाल दें ताकि हमारी फसल जो शुरुआती 15 से 20 दिन होते हैं उतने समय में घुल के फसल को मिल जाए। उसके बाद में हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो फसल को सारे प्राप्त हों, क्योंकि जो जिंक होता है, जो फेरस सल्फेट होता है, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो सल्फ़र होता है, वो डीएपी या डायमोनियम फास्फेट या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट या ये कहें कि फास्फोरस वाली जो खादें होती है उनके साथ में रिएक्ट करती हैं। इसलिए कभी भी साथ में मिला के उनको ना डालें। और जो 20 से 25 दिन की अवस्था पे जो खाद डाल रहे हैं उनके साथ तो फास्फोरस को आपको डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उस समय फास्फोरस को या डीएपी को या एसएसपी को आप मिला कर डालोगे तो आपकी फसल को जो दूसरे जो सूक्ष्म पोषक तत्व आप डाल रहे हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें।